अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। खैरियत से हैं आप लोग। आज का टॉपिक आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ ही गया होगा कि क्या पढ़ने जा रहे हैं हम। मुस्लिम साइंटिस्ट। अब मुस्लिम साइंटिस्ट के हवाले से सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए साइंटिस्ट होता क्या है। साइंटिस्ट एक ऐसे फर्द का नाम होता है जो किसी नई चीज को जानने की जुस्तजू के अंदर सरगर्दा होता है और कोशिश कर रहा होता है नई नई चीजों को इन्वेंट करने की, और उसके पीछे एक थका देने वाली अनथक मेहनत होती है। तो तब जाके वो साइंटिस्ट के दर्जे पर पहुंचता है। और दूसरी बात मैं यहाँ पर ये करता चलूंगा, असल में जो बात है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब कायनात को वजूद दिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ डिस्कवरीज को, मुख्तलिफ चीज़ों को बना के कायनात के अंदर उसको अलग अलग यानी कि चीज़ों के अंदर छुपा के यानी कि पोशीदा करके रख दिया। अब जब कोई फर्द उसकी जुस्तजू में लगता है और उस चीज को डिस्कवर कर लेता है, उस छुपी चीज को, उस छुपे हुए खजाने को, तो वो उसका डिस्कवर होता है, तो वो उसका इन्वेंटर होता है, उसका जानने वाला होता है। और फिर वो चीज उसके नाम से जानी जाती है कि ये इस चीज का जानने वाला है। और बार बार की वो कोशिश और मेहनत होती है, गौर व फिक्र होता है, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो साइंटिस्ट अपनी चीज तक, अपनी मंजिल तक उस मुसलसल जस्तजू और लगन और थका देने वाली मेहनत के बाद जाके उस चीज को हासिल करता है। और कायनात के अंदर गौर व फिक्र करना ये वैसे एक ऐसा अमल है जो जिसका अल्लाह की ज़ात तक पहुंचने का जरिया भी है, और जिसकी वजह से अजर का बास भी बनता है आपके लिए। और ये ऐसी मुसलसल मेहनत है जिसके अंदर इंसान कामयाबियों को हासिल भी करता हुआ नजर आता है। मगर इसके पीछे ये नहीं कि एक साइंटिस्ट बनने के लिए आपने दुनिया ही दुनियावी अगराज और मकासद को ही हासिल करना है। दुनिया ही असल मकसूद नहीं है। तो साइंटिस्ट के लिए यानी कि जो खास जो वर्क होता है वो अपना उस चीज को हासिल करता है उस टाइम के अंदर, तो आदमी आगे बढ़ रहा होता है, चल रहा होता है। तो इसके अंदर आज जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक को, वो मुस्लिम साइंटिस्ट है। तो मुस्लिम साइंटिस्ट के हवाले से थोड़ा सा मैंने आपसे बात की। साइंटिस्ट होता कौन है, उसको करना क्या है और कैसे उस चीज को हासिल करता है, उसकी वो जुस्तजू होती है जो उसे आगे लेके चल रही होती है। अब आगे बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। द मुस्लिम पीरियड। अच्छा, मुस्लिम पीरियड के बारे में जब बात करते हैं तो कब से कब तक है। मुस्लिम पीरियड वाज फ्रॉम 600 टू 1600 एडी तक का ये अदवार है जो कि काम करता हुआ नजर आता है। इस दौर के अंदर मुस्लिम साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा हद तक काम किया और एक नाम दुनिया के अंदर कमाया और एक मकसद को हासिल किया। ये ऐसा पीरियड था, इट इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ अल्केमिस्ट। इस पीरियड को अल्केमिस्ट के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अल्केमिस्ट के हवाले से कुछ हिस्ट्री के कुछ उसका पॉइंट है कुछ, यानी कि ये जब द इंट्रोडक्शन ऑफ अल्केमी टू वेस्ट came in the 8th century when the Arabs brought it to Spain। यानी कि 8वीं सदी के अंदर इसका स्टार्ट हो चुका था अल्केमी के हवाले से। और फिर उसके बाद इवेंचुअली बाय द 16th century द अल्केमिस्ट इन यूरोप हैड सेपरेटेड इनटू टू ग्रुप्स। तो फिर 16वीं सदी के अंदर जो मुख्तलिफ यानी कि साइंटिस्ट थे, अल्केमिस्ट जो कहलाते थे, वो उसने यानी कि दो ग्रुप्स के अंदर इस चीज को तकसीम किया केमिस्ट्री की डेवलपमेंट के हवाले से। तो वो दो चीजें क्या थी, पहला उनका जो फोकस था, किस बात के ऊपर फोकस था, वो क्या जानने की कोशिश कर रहे थे, क्या जानना था उन्हें। द फर्स्ट ग्रुप फोकस ऑन द डिस्कवरी ऑफ न्यू कंपाउंड्स। यानी कि एक ग्रुप जो केमिस्ट का जो बना, जो कि अल्केमिस्ट कहलाते थे, उन्होंने इस चीज के ऊपर फोकस किया कि न्यू यानी कि नए नए कंपाउंड्स को जानने की कोशिश और उनके दरमियान रिएक्शन करा के नई नई चीजें साइंस के हवाले से, केमिस्ट्री के हवाले से, नए कंपाउंड, नए सब्सटेंसेस के बारे में जाना। और दूसरा जो फोकस था उनका, वो था यानी कि बेजर मेटल्स को कन्वर्ट करने का गोल्ड के अंदर। अब बेजर मेटल्स क्या होते हैं आगे चल के बात होगी उसके ऊपर डिटेल के साथ, कि बेजर मेटल्स को कन्वर्ट करना गोल्ड के अंदर कैसे, यानी कि आम
और खास यानी कि आम को खास के अंदर तब्दील किया जाए, यानी कि आम जो मेटल्स थे उनको किस तरीके से एक एक्सपेंसिव, एक प्रीशियस मेटल्स के अंदर कन्वर्ट किया जाए। तो दूसरा उनका ये सोच, ये फिक्र होती थी कि किस तरीके से उन मेटल्स को कन्वर्ट किया जा सके। आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। मुस्लिम वर्स Muslims were the first to represent chemistry as the experimental chemistry, यानी कि सबसे पहले यानी कि मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट के जरिए से केमिस्ट्री को डिटेल के साथ जाना और सबसे पहले बतलाया कि ये एक एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री है जिसके जरिए से हम यानी कि मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट के जरिए से चीज़ों को, नई नई चीज़ों को दरियाफ्त कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं। तो लातादाद एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जब भी कोई नई चीज़ यानी कि डिस्कवर की जाती है तो उसके पीछे प्लेंटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स का यानी कि तजर्बात का होना लाजमी बात होता है, फिर उसके बाद जाके कोई चीज वजूद में आती है। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दे परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स एंड डिस्कवर न्यू केमिकल प्रोसेस, यानी कि मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए उन्होंने और फिर नई नई चीजें यानी कि नए नए केमिकल प्रोसेस को जाना, नई नई चीजें डिस्कवर हुई। इसके बाद तीसरे पॉइंट के अंदर हम देखते हैं द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन एंड फर्मेंटेशन वर डिस्कवर्ड। तो जो केमिकल प्रोसेस जो डिस्कवर हुए उन्हें पता चला कि कैल्सिनेशन क्या है, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन और उसके साथ फर्मेंटेशन, ये सारे वो प्रोसेस थे जो कि केमिकल प्रोसेस थे और इनको एक एक करके इन्होंने दरियाफ्त किया। अभी स्टेप बाय स्टेप ये मैं आपको डिफाइन करता चलूंगा कि कैल्सिनेशन में क्या होता है। Calcination is the process in which conversion of metals into their oxides at high temperature in the absence of air. Conversion of metals into their oxides at high temperature in the absence of air or limited supply of air is called calcination. यानी कि एक ऐसा अमल होता है कि जिसके अंदर मेटल्स कन्वर्ट होते हैं, तब्दील होते हैं ऑक्साइड्स के अंदर, हाई टेम्परेचर गिवन होता है यहाँ पर और हवा की गैर मौजूदगी के अंदर या फिर लिमिटेड एयर की सप्लाई होती है जो कि इस प्रोसेस के दौरान यानी कि दी जाती है। अच्छा, इसके अंदर एक एग्जांपल है, जैसे जिंक कार्बोनेट एक कंपाउंड है आपका, उसको तोड़ा जाए यानी कि हाई टेम्परेचर देके तो जिंक ऑक्साइड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है। जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर वो टूट जाता है, ब्रेकअप हो जाता है। तो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू देयर ऑक्साइड्स in presence of air is called roasting। एक प्रोसेस उसका नाम है रोस्टिंग, यानी कि कन्वर्जन ऑफ मेटल्स यानी कि मेटल्स की कन्वर्जन, मेटल का कन्वर्ट होना ऑक्साइड्स के अंदर, किसकी मौजूदगी के अंदर, एयर की मौजूदगी के अंदर। तो ये अमल कहलाता है आपका रोस्टिंग का प्रोसेस कहलाता है। फिर इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के अंदर मैं इसको डिफाइन करता चलूं, a refining process that collects the pure liquid or vapors given off by heating and then cooling a mixture। a refining process, ये एक रिफाइनिंग प्रोसेस है जिसके जरिए से हम कलेक्ट करते हैं प्योर लिक्विड को, खालिस यानी कि लिक्विड को हासिल किया जाता है या फिर वेपर्स की शक्ल में उसको हासिल किया जाता है। जब उसको टेम्परेचर यानी कि दिया जाता है, हीटिंग की जाती है, उसको कूल किया, फिर जब उसको फिर ठंडा किया जाता है, उसके बाद जाके हमें प्योर वो सब्सटेंस यानी कि लिक्विड की फॉर्म के अंदर हमें मिलता है। जैसे हम क्रूड ऑयल है आपका, जब जमीन से यानी कि हम ये क्रूड ऑयल जब निकलता है तो ये इम्प्योरिटीज के साथ होता है, तो इसको रिफाइन किया जाता है। तो रिफाइनिंग के अंदर इसकी एग्जांपल क्या है कि पेट्रोल उससे हासिल होता है हमें। तो रिफाइन करने के बाद ये क्रूड ऑयल, ये इम्प्योरिटीज उसके अंदर शामिल होती है, गाढ़ा थिक टाइप का एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जो कि फिर जब उसको रिफाइन किया जाता है तो फिर पेट्रोल की शक्ल के अंदर एक हमें सब्सटेंस हासिल होता है, एक केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होता है। अच्छा, इसके बाद है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू गैस, यानी कि एक ऐसा अमल है जिसके अंदर सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाए, किसके अंदर? गैस के अंदर। और कन्वर्जन ऑफ गैस डायरेक्टली टू लिक्विड, या फिर गैस का लिक्विड के अंदर तब्दील हो जाना। ड्राई आइस इसकी एग्जांपल है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है कि वो डायरेक्टली तौर पे चेंज होते हैं। इसी तरीके से इट इज अ टेक्निक यूज बाय केमिस्ट
टू प्यूरिफाई कंपाउंड्स, ये एक टेक्निक के तौर पर केमिस्ट इसको यूज किया करते थे कंपाउंड्स की प्यूरिफिकेशन के लिए। अच्छा, इसके बाद फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स टू अल्कोहल, यानी कि फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, यानी कि फिर या फिर उसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है आपका बैक्टीरियाज को, या फिर कुछ कहा यानी कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स की शक्ल के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उसको कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। इसी तरीके से फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है, फर्मेंटेशन इज अ metabolic process that produce chemical changes in organic substances through the action of enzyme। ये कैसा है, यानी कि मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसके जरिए से केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर केमिकल चेंजिंग आती है, और किसके एक्शन होता है उस वक्त उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर, एक्शन ऑफ एंजाइम, यानी कि एंजाइम्स का जब उसके ऊपर एक्शन होता है, क्योंकि एंजाइम उस केमिकल सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं, और फिर उसके नतीजे में एनर्जी हासिल होती है सेल को। आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। द अल्केमिस्ट डेवलप्ड एंड यूज्ड मैनी लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स, यानी कि अल्केमिस्ट जो थे उन्होंने यानी कि डेवलप किए मैनी लेबोरेटरीज इक्विपमेंट, यानी कि अपरेटस वगैरह, और फिर उनको अलग अलग, यानी कि वो अपरेटस क्या थे आगे नेक्स्ट पॉइंट में आ रहा है, फनिल की शक्ल में, क्रूसिबल, बीकर्स, रिटॉर्ट्स फॉर डिस्टिलेशन, यानी कि यहाँ पर डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस ऊपर डिस्कस हुआ कि इसके तौर पर यानी कि फनिल को यूज किया गया, क्रूसिबल, बीकर्स और रिटॉर्ट्स को। इसी तरीके से बैलेंस करने के लिए, चीजों को नापने के लिए, यानी कि बैलेंस को यानी कि यहाँ पे डिस्कवर किया गया। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं चीजों को। एक्चुअली द मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज इज बेस्ड अपॉन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स। दरअसल यानी कि मॉडर्न, हम ये बात पता चलती है कि मॉडर्न जो साइंटिफिक नॉलेज है इज बेस्ड अपॉन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर, यानी कि अगर ये मुस्लिम स्कॉलर वर्कआउट नहीं करते शुरू के अदवार के अंदर, दौर के अंदर, तो आज बड़ा यानी कि साइंस की तरक्की के हवाले से एक जबरदस्त इन्होंने किरदार अदा किया। आज के मौजूदा दौर के अंदर आज तक उनकी चीजों के जरिए से बेशुमार फायदा हासिल किया जा रहा है। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब गोल्स ऑफ अल्केमिस्ट, गोल यानी कि मकसद क्या होता था, अल्केमिस्ट के जो बुनियादी मकासद होते थे क्या होते थे, दे वर मैनली इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग वेज टू प्रोलॉन्ग लाइफ, यानी कि ऐसे वेज तरीकेकार दरियाफ्त करना उनका काम होता था जिसकी मदद से लाइफ को यानी कि भरपूर अंदाज के अंदर गुजारा जा सके, लॉन्ग किया जा सके, एक यानी कि जिंदगी की उम्र को जितना हो सके बढ़ाया जा सके। उसके लिए उन्होंने बेशुमार एक्सपेरिमेंटल वर्कआउट किया और मुख्तलिफ अद्वियात वगैरह यानी कि केमिकल प्रोसेस को अपनाते हुए अद्वियात को यानी कि डिस्कवर किया, और फिर उसके मदद से लाइफ को प्रोलॉन्ग करने की ख्वाहिश को आगे बढ़ाते गए। इसके बाद सेकंड, कन्वर्ट बेजन मेटल्स इनटू गोल्ड। अच्छा, कन्वर्ट बेजन मेटल्स को क्या किया इन्होंने, गोल्ड के अंदर। बेजन मेटल्स क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि बेजन मेटल्स क्या होते हैं। ये बेजन मेटल वो मेटल्स होते हैं जैसे खासकर उसके अंदर that metals are neither precious metals or noble metals, या ना ही तो यानी कि प्रीशियस होते हैं और ना ही ये नोबल मेटल्स होते हैं। द मोस्ट कॉमन बेजल मेटल्स आर कॉपर है इसके अंदर, बेजल मेटल के अंदर लीड है, निकल है, टिन है, एल्युमिनियम है और जिंक है। तो इन मेटल्स को कन्वर्ट करने की ख्वाहिश के किस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, गोल्ड के अंदर, गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर, प्लाटिनियम के अंदर। तो ये ख्वाहिश, ये गोल्ड से मकासद थे अल्केमिस्ट के। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब हम सम इम्पोर्टेंट मुस्लिम साइंटिस्ट, अब हम डिस्कस करेंगे जो खास केमिस्ट्री के हवाले से जाने जाने वाले मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उनके ऊपर। सबसे पहले जाबिर बिन हय्यान, ये नजर आ रहे हैं आपको। ही वाज नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री, ये फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाने जाते हैं। जिन्होंने केमिस्ट्री के हवाले से स्टार्टिंग के अंदर काम किया तो इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इनका जो काम था, क्या काम था, he invented many experimental methods to prepare hydrochloric acid and nitric acid। इन्होंने इन्वेंट किए ऐसे एक्सपेरिमेंटल मेथड्स जिसकी मदद से उन्होंने तैयार किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और नाइट्रिक एसिड को।
इसके बाद दूसरे पॉइंट को देखते हैं हम, ही इन्वेंटेड मेथड्स फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। इसी तरीके से इन्होंने वो मेथड यानी कि इन्वेंट किए जिसकी मदद से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि मेटल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से मुराद क्या है कि आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब भी कोई मेटल जब निकालते हैं जमीन के अंदर से, जब निकलता है पहाड़ों के अंदर से, जब वो निकलता है रॉक के अंदर से, तो इम्प्योरिटीज उसके साथ शामिल होती है। तो उसको एक्सट्रैक्ट यानी कि करना, उसको निकालना, यानी कि वो चीज जो हमें दरकार है, जैसे हमें सोना चांदी तांबा लोहा अगर हमें दरकार है तो उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके अंदर से निकाला जाता है। तो एक प्रोसेस होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो उसकी मदद से हम मुख्तलिफ मेटल्स को सेपरेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा, इसके बाद एक्सट्रैक्ट ऑफ मेटल के बाद यानी कि हम एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं, उससे मेटल्स को निकाल सकते हैं। इसके साथ जो तीसरा पॉइंट है, ही डेवलप मेथड ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स, यानी एक मेथड इन्होंने तरतीब दिया, बताया, जिसकी मदद से किस तरीके से कपड़ों में डाइंग यानी कि कलर वगैरह दिए जाते हैं, क्या वो प्रोसेस होता है, क्या वो मेथड होता है, ये हमें बताया किसने, जाबिर बिन हय्यान ने। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अल-राजी, सेकंड जो साइंटिस्ट, अल-राजी वाज फिजिशियन, अल्केमिस्ट एंड फिलोसोफर। एक ही वक्त में देखें, फिजिशियन भी हैं, केमिस्ट भी हैं और फिलोसोफर भी हैं ये। और इनका जो खास काम था, he classified the substances into living and non living origins। इन्होंने क्लासिफाई किया कि लिविंग क्या है और नॉन लिविंग यानी कि चीजें क्या है, उनको क्लासिफाई किया, उनको सेपरेटली बतलाया, आइडेंटिफाई करके उन चीजों को, उनके कैरेक्टर्स को जाना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ही वाज द फर्स्ट टू यूज ओपियम एज एन एनेस्थीसिया। और ये वो वाहिद साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले ओपियम को यूज किया एज एन एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया आपको पता होना चाहिए, जब ऑपरेशन होता है तो ये वो बेहोशी की दवा होती है जिसको पेशेंट को दिया जाता है। और ओपियम वो सब्सटेंस है जिसको कन्वर्ट किया इन्होंने एनेस्थीसिया के तौर पे। ओपियम अफ्यूम को कहते हैं, अफ्यूम से बनाई गई ये दवा थी, जिसको एक जो आपका डॉक्टर होता है खास, वो एक मखसूस क्वांटिटी के अंदर जब ऑपरेट हो रहा था बेहोश करने के लिए, यानी कि मरीज को, पेशेंट को ये इसका इंजेक्शन यानी कि इंजेक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद जाके कितनी टाइमिंग डोज के अंदर कोई फर्क अगर आ जाए तो इंसान उससे मर भी सकता है और कोमे में भी जा सकता है। He divided chemical compounds into organic and inorganic compounds। और इन्होंने डिवाइड किया केमिकल कंपाउंड्स को, इन्होंने तकसीम किया ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, कि कौन से ऐसे कंपाउंड्स है जो कि ऑर्गेनिक है और कौन से ऐसे कंपाउंड है जो कि इनऑर्गेनिक है। ये खास काम था अल-राजी का। अच्छा, इसी के साथ ही प्रिपेयर्ड अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस, यानी कि इन्होंने वो प्रोसेस बताया जिसकी मदद से अल्कोहल तैयार की जा सकती है। तो वो एक प्रोसेस है जिसका नाम है फर्मेंटेशन, ऊपर आपको डिफाइन कर चुका हूँ। अच्छा, इसके बाद तीसरे साइंटिस्ट है अल-बैरूनी। He contributed a lot in physics, metaphysics, mathematics, geography and history। इनका जो कंट्रीब्यूशन था फिजिक्स के अंदर, मेटाफिजिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी और हिस्ट्री, यानी कि एक ही वक्त में यानी कि बेशुमार यानी कि चीजों के ऊपर इनकी ग्रिप थी। उनका यानी कि सब्जेक्ट स्टैंडर्ड था जिसकी बुनियाद के ऊपर ये सारा अपना फोकस रखते थे। तो जिसकी अल-बैरूनी को आगे देखते हैं हम इसके हवाले से, इनका वर्क, इनका खास काम क्या क्या था उसके हवाले से सारा अल-बैरूनी ने जो काम किया वो उसको हम डिस्कस करते हैं अभी। इन केमिस्ट्री वी डिटरमाइन द डेंसिटीज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, यानी कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स की जो डेंसिटीज होती है, सब्सटेंसेस की डेंसिटीज को इन्होंने डिटरमाइन किया, बताया कि हर एलिमेंट अपनी अपनी डेंसिटी रखे हुए होता है। तो उसके बारे में इन्होंने जाना, अल-बैरूनी ने उसके बारे में यानी कि डिटेल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इब्न सीना, he was famous for his contribution in the field of medicine, medicinal chemistry, philosophy, mathematics and astronomy। यानी कि ये जो फेमस हुए, इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा मेडिसिन के अंदर रहा, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फिलोसफी, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी, इल्म फल्कियात के हवाले से, सितारों के बारे में। तो डिटेल यानी कि स्टडी की इन तमाम चीज़ों के ऊपर इनको ग्रिप थी। आगे बढ़ते हैं, इनका वर्क, काम जो इन्होंने किया। द साइंटिफिक बुक्स रिटन बाय हिम, यानी कि मुख्तलिफ साइंटिफिक बुक्स वगैरह इनकी तरफ से लिखी गई। और फिर उसके अंदर prescribed as textbook for a few centuries in the universities of Europe।
और फिर इनकी जो बुक्स वगैरह को इतनी अहमियत दी गई कि कुछ सदियों तक इनकी बुक्स को मुख्तलिफ यूरोप की यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ाया गया। यानी कि इतनी कारामद बुक्स थी जो कि इब्न सीना ने लिखी थी और यूरोप की यूनिवर्सिटीज के अंदर उनको पढ़ाया गया। ये थे 4 साइंटिस्ट जो हमारी केमिस्ट्री की बुक के अंदर यानी कि डिस्कस किए गए, 4 इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट इन केमिस्ट्री। तो ये डिस्कस हुआ अच्छी तरह से। आगे चलते हैं। अब कुछ एमसीक्यूज आपके लिए हैं, तो आपने फौरन से फौरन इसका जवाब आपने देना है एमसीक्यूज का। He was known as father of chemistry. इसका जवाब फौरन चैट बॉक्स में जाके रिप्लाई कीजिए। He was known as father of chemistry. ठीक है बेटा, आंसर आ गए हैं काफी बच्चों के। इसके अंदर है समीर का है, ये फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से ऊपर स्लाइड में आया था पॉइंट। आपको अगर और क्या हो तो जावेद बिन हयान। ठीक है बेटा, कुछ बच्चों के राइट आंसर आए, शाबाश। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। हु क्लासिफाइड द सब्सटेंसेस इनटू लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑरिजिन्स। वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सब्सटेंसेस को लिविंग और नॉन लिविंग ऑरिजिन्स के अंदर क्लासिफाई किया था? ऑप्शन देख लें इसके। इसके ऑप्शन वगैरह देख लें आप। बस आपके 5-7 मिनट है। इसके अंदर ऑप्शन इसका राइट आंसर आ रहे हैं बच्चों के। ठीक है बेटा, शाबाश। अच्छा, इसके बाद तीसरा सवाल देखें। हु प्रिपेयर्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड व्हाइट लीड। हु प्रिपेयर्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड व्हाइट लीड। वो कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और व्हाइट लीड को प्रिपेयर किया था? अलराजी है, जावेद बिन हयान है, अलबेरूनी है। आंसर आ रहे हैं ठीक है बच्चों के, शाबाश। क्विक रिप्लाई कीजिए बेटा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम अपने। ठीक है बेटा, शाबाश। He was famous for his contribution in the field of medicines. He was famous for his contribution in the field of medicines. वो कौन से साइंटिस्ट हैं यानी कि जो फेमस हुए मेडिसिन के हवाले से? क्विक रिप्लाई कीजिए बेटा फिर फौरन, शाबाश। इसके बाद लास्ट एमसीक्यूज किया जाएगा उस हिसाब से। He was famous for his contribution in the field of medicines. ठीक, आगे बढ़ते हैं अब हम। ये ऑप्शन देख लें आप इसके। ये अलराजी है, इसमें सी इसका मिस्टेकली आ गया। ये आगे बढ़ते हैं इसका। He determined the densities of different substances. He determined the densities of different substances. उस साइंटिस्ट का नाम बताएं जिन्होंने डिफरेंट एलिमेंट्स की यानी कि डेंसिटीज के बारे में बतलाया हमें। अभी लास्ट के अंदर ही आप स्लाइड में चल रहे थे साइंटिस्ट के नाम, तो उसमें देख सकते हैं आप। अलबेरूनी, जावेद बिन हयान, इब्न सीना। कौन है वो साइंटिस्ट? फौरन रिप्लाई कीजिए बेटा, फौरन। अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, होम टास्क आपके लिए इधर तजवीज किया गया है। करना क्या है आपने? आसान सा काम है, सीधा सा, सिंपल सा। राइट डाउन शॉर्ट नोट्स ऑन ऑल दोज मुस्लिम साइंटिस्ट इन योर नोटबुक्स। जो साइंटिस्ट हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया आपसे, ये एमसीक्यूज भी आपने अपने पास रजिस्टर के अंदर नोटबुक के ऊपर लिख लेना है। और उसके बाद ये साइंटिस्ट का आपने शॉर्ट नोट यानी कि पूरा जिस नामों के साथ उसको पूरा जिस तरीके से आपको इधर पॉइंट्स के अंदर बताया गया है, तो आप इसको लिख सकते हैं। बेटा ये आज की प्रेजेंटेशन बस हमारी खत्म करते हैं। आखिर में आपसे इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।